हेलो। तो आज आपके लिए जो आपका पेपर हुआ है उसका एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है। और जो बच्चों ने गलतियाँ की हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई बच्चों ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, यानी इन फ्यूचर आप उन गलतियों को ना करें। जो इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा सीरियस है, ये सब चीज़ें उन बच्चों के लिए है। ठीक है। अब देखो, इसको मैं प्रॉपर उस वे में तो नहीं करूँगा, बट कि पेपर में कैसे लिखना है, बट मैं इतना जरूर है कि एग्जाम में आपको किन किन बातों का ध्यान देना है और बच्चों ने क्या क्या गलती की है, और एक परफेक्ट सॉल्यूशन कि हाँ भाई इस क्वेश्चन के अंदर आप यदि ये बात लिखते हो तो आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है। तो देखो, अब मैं थोड़ा सा पेन सेट कर देता हूँ। हाँ जी। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन कहता है एन अननोन कंपाउंड एक्स एक, हमारे पास एक एक्स कंपाउंड है, टर्न्स फिलोनपैथिलीन पिंक, और जो वो क्या करता है फिलोनपैथिलीन को पिंक से क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, एंड रिएक्ट विद जिंक टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और वो जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है ना, तो हाइड्रोजन गैस को रिमूव करता है। आपके दिमाग में एकदम से आएगा कि भाई मैं हाइड्रोजन गैस दो पॉइंट पे निकलती है हमारी, जब मैं किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करूं या मैं किसी नॉन मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करूं, सॉरी बेस के साथ। इन दो केसेस में क्या होगा, आपका सोल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। दोनों केस के अंदर सोल्ट प्लस H2 बनेगी। ठीक है। अब हम क्या लगाएं, अब देखो क्वेश्चन का जो जवाब है वो यहां है। वो एक एक्स कंपाउंड है, वो फिलोन पैथिलीन को पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है। अब पिंक कलर में वो तभी कन्वर्ट होगा जब वो क्या होगा, आपका बेस होगा। क्या होगा, बेस। ठीक है। क्योंकि यदि वो एसिड हुआ, यदि वो एसिड हुआ तो क्या हो जाएगा, कलरलेस होगा। वो क्या होगा, कलरलेस। तो हमें यहां पर क्या चूज करना होगा, बेस करना होगा। अब देखो NaCl तो क्या है, आपका सोल्ट है, ये तो हो नहीं सकता। ये आपके पास क्या है, इथेनोइक एसिड, ये भी एसिड है, ये भी नहीं हो सकता। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी नहीं हो सकता है। तो आपके लिए बचता क्या है, NaOH। क्या होता है भाई आपके पास, NaOH। ये आपको क्वेश्चन को अप्रोच करने का थोड़ा सा डिटेल में, क्या भाई आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज देखनी चाहिए थी। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है भाई इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और उसने देखो क्या बोला है, PbNO3 का ट्वाइस, एंड हमें प्रोडक्ट मिलता है लेड ऑक्साइड प्लस में NO2 एंड O2 गैस। देखो मैं आपको, देखो ये ना मेरी, क्या बोलते हैं इसको, अंदर से भावनाएं आती है मेरे। मैंने आपको क्लास में भी बोला है कि इस चैप्टर के अंदर से MnCl2 रिएक्शन, PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, या लेड नाइट्रेट का पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाना, वो रिएक्शन, या आयरन की कॉपर सल्फेट रिएक्शन, या डबल डिस्प्लेसमेंट बेरियम सल्फेट सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन। ये मैं कह रहा हूं कि भाई इस चैप्टर के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं क्लास में बोलता हूं। मतलब कि मैंने कोई पेपर नहीं वो है, बट मेरे को ये पता है कि कोई भी टीचर होगा वो यहां से क्वेश्चन जरूर डालेगा, यदि उसको एक सिंपल वे में पेपर तैयार करना है तो। अब देखो ये वाली जो बात है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो सबसे पहली बात जो बच्चों ने, देखो इसको याद करने के लिए जाओगे ना, इसका सोल्यूशन आपके यहीं पर ही है। इसका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास यहाँ अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है कि पहला मेरे पास सबसे ज्यादा 2 दे रखा है, यानी कि x की वैल्यू 2 है। तो मैं यहां पर यदि 2 रख देता हूं, यहां पर मैं 2 रख देता हूं, तो Pb मेरे पास क्या है, Pb है, NO है एंड O है। अभी शुरू में मेरे पास लेड 1 है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मेरे पास 2 है एंड ऑक्सीजन मेरे पास 6 है। ठीक है। ये बात कर रहा हूं मैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट की। अब बात करता हूं प्रोडक्ट की, तो लेड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास लेड हो जाते हैं 2, नाइट्रोजन हो जाती है 4
एंड ऑक्सीजन हो जाते हैं मेरे पास 12। अब भाई मेरे पास यहां पर लेड आ चुका है 2। क्या आ चुका है? 2। तो यानी कि मेरे को अब यहां पर भी, अब नाइट्रोजन कितने आ चुके मेरे पास? 4 आ चुके हैं। यानी कि यहां पर भी मैं यदि 4 मेरे पास नाइट्रोजन आ जाए तो बात बन जाए। अब यानी कि मैं अब सबसे पहले करता हूं लेड को 2 टाइम। शुरू में यहां पर लेड थे हमारे पास 1, ऑक्सीजन थे हमारे पास 5, सॉरी ऑक्सीजन थे हमारे पास 5, ठीक है, और नाइट्रोजन थे हमारे पास 1। नाइट्रोजन कितने हमारे पास? 1। यदि मैं इस लेड को 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि ये तो 2 हो गए मेरे, कोई बात नहीं, और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से, तो मेरे पास नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे? 4। यानी कि ये 2 तो चीज हमारे पास क्या हो चुकी है? मैच हो चुकी है। अब मेरे को ऑक्सीजन चाहिए 6। अब देखो 2 तो ये ऑक्सीजन हो गई हमारी, 8 ही ऑक्सीजन हो गई, और 2 ही ऑक्सीजन, यानी कितने हो गए? 12। यानी कि इसका आंसर आपके पास क्या आ जाता है? बी आ जाता है। क्या आ जाता है? बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आपकी क्वेश्चन पेपर में था। बट क्या ना कि चीजों को याद कर रहे हो तुम, याद, कई बार क्वेश्चन को समझो। क्या मैं उस क्वेश्चन का आंसर इस पेपर से निकाल सकता हूं? एमसीक्यू है वो, चीजों को सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करने में क्या करता है, एंड न्यूट्रिशन को करने में क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो रीएब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पर कहोगे सर यहाँ पे तो वो पार्ट तो है नहीं, पीसीटी नहीं है, डीसीटी नहीं है, क्या हम कैसे लगाएं? अब यहाँ पे ग्लूमरस दे दिया उसने, बोमर कैप्सूल भी दे दिया, कलेक्टिव डक्ट भी दे दिया, लुपोफेनल भी दे दिया, अब हम कैसे लगाएं? देखो सीधी सी बात है, आपके पास रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है आपका ट्यूब्यूल के अंदर। किसके अंदर होता है? ट्यूब्यूल के अंदर होता है। बात को समझना, कहाँ होता है? ट्यूब्यूल के अंदर होता है। अब ये भाई ट्यूब्यूल के अंदर होता है, ट्यूब्यूल तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, बट भाई ट्यूब्यूल के भी तो 3 पार्ट थे हमारे पास, पीसीटी, डीसीटी एंड लूपोफेनल थे ना हमारे पास। तो यानी कि लूपोफेनल जो पार्ट है उसका ये हो जाएगा, क्योंकि ग्लूमरस हमारा क्या करता है? फिल्टर करता है। बोमर कैप्सूल भी क्या करता है हमारे पास? एक बोमर कैप्सूल तो हमारे पास जिसके अंदर ग्लूमरस प्रेजेंट है, वो पार्ट है। कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रहा है? कलेक्टिंग डक्ट जहां पर भी आपका यूरिन है वो वहां पर इकट्ठा हो रहा है, वो आपका कलेक्टिंग डक्ट है। समझ रहे हो ना बात को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लूपोफेनल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सारी चीजों को थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है, वेट अ मिनट, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो कोई ऐसा लोड नहीं का क्वेश्चन पेपर नहीं था, ये बहुत इजी पेपर था, मैं बात बोल रहा हूँ। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए कॉनकेव मिरर एट ए 30 डिग्री टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैंने भाई यहां पर बना दिया, मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ये मेरे पास क्या, ये कॉनकेव मिरर है, ये मेरे पास आ गया पोल, ये मेरे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि भाई जो लाइट स्ट्राइक करती है कॉनकेव मिरर को, वो 30 डिग्री का एंगल बना के चलती है, और किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने कितना दे दिया हमें? 30। आपको 60 पे तो नजर ही नहीं मारनी थी। जब कभी भी वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना के देगा तो समझ लेना प्रिंसिपल एक्सिस उस टाइम पे कैसे एक्ट करेगी? आपका एक्ट करेगी नॉर्मल की तरह। और जब कभी भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन होगा तो समझ लेना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? इक्वल होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 30। 60 पे तो नजर मारने की जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर, फिर भी बच्चों ने पता नहीं क्यों 45 लगाया है, क्यों पता नहीं उन्होंने ये लगाया, क्या कहते हैं, 15 लगाया। ठीक है, समझ रहे इस बात को? तो
क्या होगा ये? पता नहीं क्यों बच्चों ने ये लगाया है, बस तो सीधा सा लॉजिक था इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, अदर्स एंड रीजनिंग का। वो क्वेश्चन कह रहा है कि आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी स्मेल फूड, जब कभी भी हम खाने को सूंघते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है। आज जैसे आज तीज है, सबके घर में पकौड़े बने होंगे, है ना, खुशबू आई होगी, मुंह में पानी आया होगा। नहीं मम्मी मैं तो ना ब्रेड पकौड़े खाऊंगा, मैं तो छोले भटूरे खाऊंगा, बनी होगी, मुंह में आया ना पानी। तो वैसे ही ये तो बातें सुन के जब तो बस खुशबू आती तो अलग ही मुंह में पानी आ जाता है ना। तो क्वेश्चन क्या आता है, अब देखो अदर्शन उसने क्या बोला, अदर्शन ठीक है, इसका अदर्शन क्या है, इसका ट्रू है। अब बात आ जाती है रीजन। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट इन द माउथ। भाई क्या आप एक बात समझो, सलाइवा किस चीज में हेल्प करता है? सलाइवा जो सलाइवा होता है यानी कि अंदर सलाइवा अमाइलेज होता है, सलाइवा अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के काम आता है। इसके ब्रेक डाउन करने में काम आता है स्टार्च को। यहाँ पे फैट की बात कहां से आ गई? यानी कि ये बात तो सही है बट ये बात क्या है, गलत है। यानी कि अदर्शन ट्रू है और अदर्शन ट्रू है एंड रीजन क्या है, फॉल्स। यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था, सी ऑप्शन। बात समझ रहे हो? क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अदर्शन लाइम वाटर, एक मिनट मैं इसको यहां पे थोड़ा सा रब कर देता हूं। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन CO2 इज पासिंग थ्रू इट। भाई जब कभी भी वो कह रहा है कि जब कभी भी मैं लाइम वाटर से CO2 पास करूंगा, ठीक है, तो वो मिल्की पुर दे देता है। अब मिल्की कलर यहाँ पे किसका मिलेगा हमें, कार्बन का, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। बिल्कुल बात सही है भाई। जब कभी भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी कि स्लेक्ट लाइम को CO2 से पास करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, हमें मिलता है CaCO3 मिलता है, जो कि हमें कैसा कलर देता है, मिल्की। कैसा देता है, मिल्की टर्न कर देता है वो। बात समझ रहे हो? यानी कि इसका अदर्शन भी ठीक है, बहुत बढ़िया, और रीजन भी ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन। इन 6 क्वेश्चनों में पता नहीं बच्चों ने क्या चीजों को समझो, समझ रहे हो, चीजों को समझो। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भाई राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन करना है और यानी फेरस सल्फेट को हमें तोड़ना है। अब पता नहीं बच्चे फेरस सल्फेट को रिएक्ट करा रहे हैं कॉपर के साथ या फेरस सल्फेट बना रहे हैं, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें फेरस सल्फेट मिल जाएगा। भाई उसने बोला है डिकम्पोजिशन, यानी कि ब्रेक डाउन करना है फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला लिखने से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है आपका FeSO4। क्या होता है आपके पास, FeSO4। अब FeSO4 को जब हम हीट करेंगे, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड। और साथ में हमें क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा SO2 एंड साथ में मिलेगा हमें SO3। और SO2 की कैसी स्मेल होती है, फंजेंट स्मेल होती है, बहुत बेकार स्मेल होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो सीधी सी बात है भाई, उसने अब बच्चों ने पता क्या है जिसको बोलते डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो भाई सीधी सी बात है, उसने डिकम्पोजिशन ऊपर दे ही रखा है तो हमें ये बता, हमारा फर्ज ये बनता है कि भाई हम इसको क्या कैसे डिफाइन करें, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि हमें इसको क्या देनी पड़ी, हीट देनी पड़ी। क्या देनी पड़ी, हीट देनी पड़ी। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझ रहे हो कि जब कभी भी हमें कोई चीज तोड़नी है, उसका ब्रेक डाउन करना है, उसका डिकम्पोजिशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको
हीट देना पड़ेगा, या हमें उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, या हमें उसका क्या करना, फोटोलाइसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये चीज देखनी है। ठीक है, अब यही यही क्वेश्चन यदि वो कह दे सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करो, तो वहां पे क्या आ जाएगा, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यदि यहाँ पर मैं कह दूं कि भाई आप H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिखाओ, तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन करके दिखाओ H2O का, सॉरी, तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चीजों को थोड़ा सा रिमाइंड करो। अब आपके लिए मैं ना थोड़ा हर चैप्टर में एक क्विक रिवीजन भी लेके आऊंगा। ठीक है, जो हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा कि हाँ इस टॉपिक से आप इस चीज को ध्यान रखो। ठीक है, ऐसी चीजें भी करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बीइंग। अब देखो यहां पर है ना, वैसे मैं एक बात बोल देता हूं कि भाई इस चैप्टर के अंदर लाइफ प्रोसेस के अंदर से मैं एक बात बोल देता हूं आपको दिमाग से ही, कोई भी टीचर हो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नेफ्रॉन, पक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है आपका ये वाला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज के टाइम पे कोई भी डायरेक्ट नहीं देगा कि मैं इसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा डिफाइन करूं, नहीं देगा। वो क्या उठाएगा, वहां से पार्ट्स उठाएगा। कोई भी टीचर होगा वहां से पार्ट्स उठाएगा, भाई इस ए पार्ट का नाम बताओ, बी पार्ट का नाम बताओ, सी पार्ट, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की फिगर बना के दे देगा। और उसमें कह देगा भाई ये इस ए पार्ट का नाम बताओ, इसका काम बताओ, भाई क्या काम होगा, ये बी पार्ट है, इसका नाम बताओ, इसका काम बताओ। ठीक है, वो उस चैप्टर, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम से ऐसे क्वेश्चन उठाएगा। इस पेपर में भी आया आपका वही को वैसे ही क्वेश्चन आया। ठीक है, तो अब हम करते हैं भाई, हमें क्या करना है भाई, ग्लूकोज, ये हमारे पास क्या ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का जब हम क्या करते हैं ग्लाइकोलाइसिस, तो हमें क्या मिलता है, पायरुवेट। क्या मिलता है भाई हमें, पायरुवेट। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। और ये प्रोसेस होता कहां है, इन साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो यहीं से ही आपकी 3 रिएक्शन बन जाती हैं। यहीं से ही आपकी क्या बन जाती है, 3 रिएक्शन बन जाती है। पहली रिएक्शन हो जाती है आपकी कहां पर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि किसकी बात कर रहा है, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एरोबिक। और ये कहां होगी, इन माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरी क्या होगी आपकी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये कहां होगी आपकी, इन मसल्स। फिर और लास्ट वाली बचती है आपकी अब्सेंस ऑफ ईस्ट, सॉरी अब्सेंस ऑफ O2। ये कहां हो गया आपके पास, ईस्ट के अंदर। ठीक है, अब हम करते हैं इसका आंसर। अब देखो ये जब कभी आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या बनता है आपका, CO2 बनता है, H2O बनता है, और आपके पास क्या बनती है, एनर्जी बनती है। एनर्जी, अब ये देखो एनर्जी आपकी किस फॉर्म में बनी, आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी बनती है वो बनती है आपकी एटीपी की फॉर्म में। और यहाँ पे कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी बनते हैं। अब आ जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि मसल्स के अंदर हो रही है, तो यहाँ पर फॉर्म होता है आपके पास लैक्टिक एसिड। क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड। और साथ में क्या बनती है आपके पास, एनर्जी बनती है। अब एनर्जी के साथ साथ यहाँ पर एनर्जी बन रही है, तो कितने एटीपी यहाँ पर बन रहे हैं, 2 एटीपी। कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी। अब बात आ जाती है दूसरी, अब्सेंस ऑफ O2 यानी कि उस टाइम पे आपका क्या बनेगा, इथेनॉल। क्या बनेगा, इथेनॉल। साथ में क्या बनती है, CO2। और साथ में क्या बनती है आपके पास, एनर्जी। अब यहां पर भी एनर्जी कितनी बनती है आपके पास, 2 एटीपी बनती है। क्या बनती है भाई, 2 एटीपी। अब एक बात और है जो मैं ऐसे बता देता हूं
ग्लूकोज जो होता है आपके पास 6 कार्बन कंपाउंड होता है, कौन सा होता है, 6 कार्बन। पायरुवेट जो होता है आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है, कितना होता है, 3 कार्बन। लैक्टिक भी आपके पास कितना होता है, 3 कार्बन। इथेनॉल आपके पास क्या होता है, 2 कार्बन। ठीक है। और यहां से आपके पास एक क्वेश्चन वो ये दे सकता है कि CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पर आएंगे आपके पास CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन MCQ के अंदर पूछा गया हुआ क्वेश्चन, मैं कुछ और क्वेश्चन ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, यानी कि इस वे से आपके पास क्या बनेगी, एनर्जी मिल सकती है। अब बच्चों ने क्या गलती करी है उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों ने सबसे पहली गलती ये करी कि इस क्वेश्चन को, बच्चों को आता है ये क्वेश्चन बहुत ठीक है, बच्चों ने क्या गलती करी, इसको पैराग्राफ में लिख दिया। जब कभी भी आपके पास ये क्वेश्चन आए तो इसको इसी फ्लो में लिखो, या इसको डिफरेंट करो, हेडिंग डाल लो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया में, ये वाली आएगी। फिर लिखो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी मसल्स, ये यहाँ पर आपकी ये वाली आएगी। ठीक है, फिर आप लिखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट के अंदर ये वाली रिएक्शन आएगी। ठीक है, ऐसे करके लिखो यदि उसमें लिखना, पर इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के अंदर एग्जामिनर का दिमाग खराब होगा पेपर चेक करते टाइम पे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई, भाई ओल फैक्ट्री क्या होता है। ये ओल फैक्ट्री क्या है, अब बच्चों, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, अब बच्चों ने पता क्या है, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यानी कि उन्होंने जोड़ दिया ओल फैक्ट्री लूप से, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा है, ये पूरा ओल फैक्ट्री कई बच्चों ने इसको रिलेट कर दिया उससे। ये हमारे नाक के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सॉरी, ये ओल फैक्ट्री रिसेप्टर होता है, हमारे वो दिमाग के अंदर ओल फैक्ट्री लूज प्रेजेंट होती हैं, ये बच्चों ने लिख दिया। भाई ये इंडिकेटर की बात कर रहा है बेटा, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर दिया है तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कलर, स्मेल में कुछ आएगा, क्या आएगा, स्मेल में। तो सीधी सी बात में एक लाइन में वर्ड लिख देता हूँ, सब्सटेंस whose smell changes in acidic and basic solution, basic solution। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या होंगे आपके पास, ऑनियन, वेनिला एंड ब्लू ऑयल। साथ में एक बात ये भी लिख देना, जब कभी हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्मेल, नो चेंज इन स्मेल, नो चेंज इन स्मेल। जब कभी भी हम उसको बेस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, नो स्मेल डिटेक्ट। बात समझ आई, ये सारी बात लिखो। अब अगला क्वेश्चन आता है भाई, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू वाटर, या लाइट जो है आपकी कहां जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, यानी कि आपके पास मीडियम वन क्या होगा, एयर होगा। आपके पास एयर क्या होगा, मीडियम वन। वाटर क्या होगा आपके पास, मीडियम टू। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट, हाँ जी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ठीक है, वीडियो चल रही है। तो क्या होता है भाई इसके अंदर कि भाई उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया हमें 4/3,
एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 यानी कि एयर, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात करते हैं, सेम बात है, क्योंकि स्पीड दोनों में क्या होती है, सेम होती है, 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में हम इसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं अभी, x मान लेते हैं। अब x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अब x यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इधर की क्या हो जाएगा नोमिनेटर पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू में 10⁸ अपॉन में, दूसरा क्या होगा भाई, ये जो 4 न्यूमिनेटर में है इधर आके क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड जो 3 डिनोमिनेटर में इधर आके क्या हो जाएगा नोमिनेटर में, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई आपके पास 9/4 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है। अब देखो इसको हम आगे करेंगे तो क्या आएगा आपके पास आएगा 2.25 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो बच्चों ने यहाँ पर गलती क्या करी, बच्चों ने जो गलती की है उसको मैं थोड़ा रेड पेन से मार्क कर देता हूँ। बच्चों ने गलती की है, बच्चों ने लिख दिया ये, तो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई थोड़ा सही कर लो भाई, ये नहीं होगा, नंबर कटेंगे। दूसरा बच्चों ने लिखा है तो इतना ही लिख दिया, यूनिट कौन लगाएगा भाई, ये भी गलत हो जाएगा, आधा नंबर कटेगा इस चीज की वजह से, समझ रहे हो। दूसरा बच्चों ने ऊपर मीडियम 2 लिख दिया, नीचे मीडियम 1 लिख दिया, बच्चों ने ये गलती करी है, तो इस गलती का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया, सिंपल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी बच्चों ने क्या किया, प्रॉब्लम बना दिया, ठीक है। अब पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर बात करते हैं बच्चों ने क्या गलती करी। अब बच्चों ने देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, यानी कि उसने क्या दे दिया भाई आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या दिया उसने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एच उसने दे दिया हमें, कितना दिया 10 सेंटीमीटर, कितना दिया 10 सेंटीमीटर। और ये तो हमेशा क्या होती है आपके पास, पॉजिटिव होती है, क्या होती है हमेशा पॉजिटिव। इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, यानी उसने क्या दिया आपको, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, यानी कि u दिया है, और u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव। फिर वो कहता है कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस बोल दिया है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए किसकी बात कर रहा है वो, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव, यानी कि 15 सेंटीमीटर। बच्चों ने यही गलती करी थी, सबसे पहली गलती यही थी कि फोकल लेंथ को नेगेटिव मान लिया, ठीक है, ये गलती की। फिर बच्चों ने दूसरी गलती क्या करी, भाई वो लेंस की बात कर रहा है, अब मिरर फॉर्मूला लगा रहे हो, मिरर फॉर्मूला कैसे लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपके पास लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू में 1/v माइनस 1/u, यानी कि 1/15 इज इक्वल टू में 1/v माइनस u, आपके पास माइनस का 25, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं प्लस का 1/25 लिख सकते हैं, और अब हम लिख सकते हैं कि वही 1/v इज इक्वल टू 1/15, सॉरी 1/15 माइनस 1/25, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 25, और जिससे कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3, यानी कि 1/v इज इक्वल टू में 2/35, यानी कि v आ जाएगा आपके पास 35/2, यानी सॉरी 75 यहाँ पे 75, और v आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताए क्या, जैसे आप इसमें मिरर फॉर्मूला लगाओगे ना तो आपको जो v आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव, समझ रहे बात को, नेगेटिव आ जाएगा। और दूसरा बच्चों ने गलती क्या करी है, बच्चों ने तो गलती की है, चलो आगे करते इस क्वेश्चन को। और दूसरा में क्या निकालना है आपका, हाइट ऑफ द इमेज, और हाइट ऑफ द इमेज का रिलेशन क्या होता है आपका, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v अपॉन में u। यहाँ के यहाँ पर भी बच्चों ने क्या किया, यहाँ पे माइनस लगा दिया,
भाई माइनस तो मिरर वाले केस में आता है, और ये तो क्या चल रहा है आपका, लेंस चल रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा आपका, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू में वी, वी आपके पास है 37.5 अपॉन में यू है आपके पास माइनस का 25, और हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू में 37.5 माइनस 25 इंटू में 10। अब डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, और यहाँ से आपका हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये आपके पास दो आंसर निकल के आते हैं। ठीक है, ये इमेज डिस्टेंस की बात किसने और हाइट ऑफ द इमेज की बात करी किसने। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों ने क्या बात गलती करी। अब बच्चों की गलती को भी थोड़ा सा अलग करके बताएंगे। अब बच्चों ने करी इस स्टेप में गलती, बच्चे सही कर रहे थे और बच्चों ने क्या की इस स्टेप में गलती करी, और गलती क्या की है कि ये क्या करते हैं कि भाई मैं -15 को इधर ले आता हूँ और ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू ये प्लस का तो है ही है। अब ये जो क्या करते हैं, ये v को उधर ले जाते हैं, और v को उधर लेके जाने के बाद भी क्या करते हैं, वो प्लस का छोड़ देते हैं। भाई जब v को आप उधर लेके गए हो तो v तो नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये जो v का रख रहे हैं ना, ये गलत है। v का पॉजिटिव रखने से क्या होगा, इनका v नेगेटिव आ जाता है, v क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये गलती की है बच्चों ने। ठीक है, और दूसरी गलती क्या की थी मैंने, मिरर फॉर्म लगा दिया जो कि नहीं लगाना था। ये भी मिरर फॉर्म लगाया, यहाँ पर भी वो भी नहीं लगाना था। बात समझ में आई? तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो। ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास सोल्यूशन क्लियर है। अब आ जाते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं एक बात बोलूंगा, जो इसका जो पहला पार्ट था ना, ओके, मतलब हमारे क्वेश्चन में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। जो आपके पास पेपर आया, मेरे पेपर में एल्यूमिनियम है, सॉरी यहाँ पे कॉपर कर लो। क्या कर लो, कॉपर। ठीक है, हाँ भाई। अब वो कह रहा है कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन आयरन इज रिएक्ट विद स्टील। Fe आयरन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या मिलेगा आपको भाई। अब पता क्या है बच्चों ने क्या गलती करी, बच्चों ने सोचा कि भाई ये आयरन है और स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉरी यहाँ पे H2 लिखा है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं भी गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे H2 लिखा। अब भाई आयरन को यदि मैं उसके साथ रिएक्ट करूँगा तो मेरे पास Fe2O3 बनेगा, यानी फेरिक ऑक्साइड बनेगा। बट गलती यहाँ पर ये हो गई कि जब स्टीम है तो स्टीम के साथ क्या आएगा, बस हीट भी आएगी, और जब कभी भी हीट आ जाएगी तो क्या बनेगा आपका Fe3O4 बनेगा, और साथ में हमें क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। क्या मिलेगा, H2। और इसकी बैलेंसिंग इक्वेशन बनेगी, Fe यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे भी Fe कितना आएंगे, 3 आएंगे। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। अब ऑक्सीजन 4 है तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर जो मैंने क्या करता करिए, FeO4, सॉरी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 8 हो चुके हैं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये। ठीक है, ये आपकी क्या बनेगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बच्चों ने, जो मैंने बता दिया आपको, बच्चों ने क्या किया है, यहाँ पर जो H2 है वो एक तरीके का स्टीम है, और स्टीम के पास क्या हो गया आपके पास, हीट होगी। ये गलती थी आप। दूसरा, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि जब कभी हमने क्या पढ़ा था, जब कभी हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आपके पास, सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन, और यहाँ पे सोल्ट क्या बनता है आपके पास, MgCl2, और साथ में मिलती है H2 गैस। अब H2 गैस यानी कि बैलेंस करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा HCl कंपाउंड। अब नेक्स्ट बात आती है आपके पास कॉपर, यानी कि Cu। Cu को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड।
क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड। ये आपके पास क्या है, आपके पास फेरस फेरिक ऑक्साइड, फेरस फेरिक ऑक्साइड। ये आपके पास क्या है भाई, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपके पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड। बात समझ रहे हो। और इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई। ये आपके पास क्या हो गया आपका। अब पता है क्या है, बच्चों ने एक रिएक्शन लिखी है यहाँ पर, जो मैं आपको बात बता देता हूँ बच्चों ने क्या रिएक्शन लिखी है, वो भी मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, फिर मैं इसको रब कर दूँ। बच्चों ने रिएक्शन लिखी है, कॉपर को मैं H2 के साथ रिएक्ट कर देता हूँ, ठीक है, CO2 के साथ रिएक्ट कर देता हूँ, और साथ में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता हूँ। तो उस कंडीशन में हमें मिलेगा कैल्शियम कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस में कॉपर कार्बोनेट। अब बताएं यहाँ पे गलती क्या है, एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर जब कभी भी आपको मॉइस्ट की बात करेगा, मॉइस्चर की बात करेगा, तब ये बात सही होगी। जब वो एयर से बात करेगा तो समझ लेना वो किसके साथ रिएक्ट करा रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहा है। किसके साथ रिएक्ट करा रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहा है। बात क्लियर है। मॉइस्चर आ जाए तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, और जब एयर की बात आ जाए तो ये वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, जो बच्चों ने गलती की है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कहाँ गया, थोड़ा पानी। वो कह रहा है व्हाट इज एन एल्कलाई। सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है भैया एल्कलाई। एल्कलाई क्या होता है, आप सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल बेस, जो वाटर के अंदर क्या है, सोल्यूबल है, क्या है वो, सोल्यूबल। और वो क्या कहते हैं, डेट रिलीज OH नेगेटिव आयंस। क्या करेंगे वो, OH नेगेटिव आयंस को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। वो क्या होते हैं आपके, एल्कलाई होते हैं। जैसे कि आपका NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। ये आपके सब क्या है आपके पास, या आपका एक और होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। ये सब आपके पास क्या है, बेस है। क्या है ये, बेस है, एल्कलाई है। अब देखो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक तरह का क्या है, बेस है, बट ये आपके पास क्या है, एल्कलाई नहीं है। एल्कलाई नहीं है क्योंकि OH नेगेटिव आयन नहीं देगा। बात समझ रहे हो। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। Why does HCl and HNO3 यानी कि एसिड की बात चल रही है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड, act so acidic nature in aqueous solution while so compound like alcohol and glucose do not so acidic, correct। अब बात पता क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या आपकी HNO3, ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब एक्वस फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, एच को रिलीज करते हैं, एच को क्या करते हैं, एच रिलीज करते हैं। बट जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एंड एल्कोहल नॉट रिलीज एच आयन। अब एच आयन रिलीज नहीं कर रहा है तो यानी कि उसके पास क्या है, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक, एसिडिक नेचर नहीं है, एसिडिक नेचर नहीं है उनके पास। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब बात आती है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टेट दी रोल ऑफ फंक्शनिंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने बोला था ना कि इस टॉपिक के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन अंदर से टॉपिक घुमाएगा कि हाँ भाई इसके बारे में बताओ। वो विली कह रहा है, विली सबसे पहली बात क्या लिखो, उसके बाद भाई कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ प्रेजेंट होती है आपके पास, जेजुनम के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जेजुनम के अंदर प्रेजेंट होती है। इसकी शेप कैसे होती है,
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दूसरा काम क्या होता है भाई इसका, लार्ज सरफेस एरिया, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ये इसका काम होता है। दूसरा आपके पास क्या आता है, HCl आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कहां पर प्रेजेंट होता है भाई, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है भाई, बैक्टीरिया को किल करता है, किल्स दी बैक्टीरिया। दूसरा क्या करता है भाई, ये एसिडिक नेचर बनाता है। अभी जो एसिडिक नेचर है ये काम क्या करता है, एसिडिक नेचर क्या करता है, जो आपके पास प्रोपेप्सिन है यानी कि इनएक्टिव पेप्सिन है, उसको क्या बनाता है, ये एक्टिव पेप्सिन बनाता है। यानी कि पेप्सिन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, बाइल जूस क्या भाई, और हाँ इसके साथ ये भी बात रखो, ये जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, आपके पास HCl होता है। अब बाइल जूस कौन रिलीज करता है आपके पास, लीवर करता है। लीवर करता है, गाल ब्लैडर क्या करता है, ये क्या करता है आपका, रिलीज करता है, मैन्युफैक्चर करता है। गाल ब्लैडर जो क्या करता है, स्टोर करता है। गाल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है। दूसरा, गाल ब्लैडर स्टोर करता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एमेलिफिकेशन ऑफ फैट। यानी जो फैट ग्यूबुल्स है, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स फैट है, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है। दूसरा एक बात बता देता हूँ, जो बाइल जूस है एंजाइम नहीं है। बाइल जूस इज नॉट एन एंजाइम, वो एंजाइम नहीं है। ठीक है, और ये कलर के किस कलर का होता है आपका, ग्रीनिश येलो। कुछ जिस पेन से मैं लिख रहा हूं बिल्कुल जिससे थोड़ा सा डार्क, आप कह सकते हैं ग्रीनिश, ग्रीनिश येलो, इससे थोड़ा सा डार्क होता है। ठीक है भाई, इस टॉपिक के अंदर ये लिखना था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई, आप डिफाइन करो भाई पैरासिटिक क्या होता है। भाई पैरासिटिक यार इतना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैडम ने, मतलब कि मैं क्या, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, यानी कि रिदमिक रिदमिक थोड़ा दोबारा लिखते हैं, मैं स्पेलिंग भूल गया था, रिदमिक की स्पेलिंग होती है RHYTH, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक मूवमेंट of contraction and relaxation in our alimentary canal. एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो भी आपकी रिदमिक मूवमेंट होती है, यानी कि आपका जो खाना जो मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टैलिस मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ड्रॉ ए ray diagram to show the formation of an image when object is placed between focus and pole in concave mirror। ये आपके पास ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट की बात करते हैं। ये देखो भाई, ये है आपके पास बी पार्ट, ये आपके पास कॉन्केव मिरर ना, थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से बनाते हैं, रुको। बन ही नहीं रहा, छोड़ो, ऐसे ही बनेगा।
ये आपके पास पोल है, ये आपके पास फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, एक पैरेलल, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, एक रे आएगी जो पैरेलल जाएगी और कहाँ से पास जाएगी, फोकस से पास जाएगी, और हमें ये लगेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है आपकी, पीछे से आ रही है। कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है। दूसरा, इस लाइट को हमें ऐसे, एक लाइट जाएगी पोल पर और सेम एंगल बनाकर वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, और हमें ये भी क्या लगेगा, ये भी कहाँ से आ रही है, आपकी पीछे से आ रही है, और आपकी जो इमेज होगी वो कुछ यहाँ पर बन जाएगी। ये आपकी क्या बन गई, इमेज। ठीक है, नेचर लिख देते हैं भाई। नेचर कैसा होगा आपके पास, अब नेचर हमें पता लग गया, अपीयर्स टू मीट हो रहा है, तो यानी कि क्या आपका वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज, और हमें दिख भी रहा है कि वो कैसी इमेज है, सीधी इमेज है। पोजीशन क्या होगी भाई इसके पास, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, और इसका साइज क्या होगा, साइज होगा एनलार्ज। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये सिंपल सा पेपर था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आपके पास बेरियम क्लोराइड को, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन दे चुका है। अब देखो बेरियम क्लोराइड को हमें रिएक्ट करना है, यानी कि BaCl2 को रिएक्ट कराना है, और हमें क्या करना है यहाँ पर, आपको रिएक्ट कराना है किसके साथ, Na2SO4, यानी कि ये क्या आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, यानी कि आपके पास एक एक्स कंपाउंड है जो सोडियम सल्फेट है, उसको जब हम रिएक्ट करेंगे बेरियम क्लोराइड के साथ तो हमें मिलेगा आपके पास वाई कंपाउंड, और वाई कंपाउंड का नाम होगा सोडियम, क्या होगा, बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा आपके पास, बेरियम BaSO4, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट, और साथ में हमें क्या मिलेगा आपके पास, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये आपका एक एक्स कंपाउंड हो गया, ये आपके पास वाई कंपाउंड हो गया। अभी टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी आपके पास, टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया डबल रिएक्शन। क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है बट दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जब कभी भी दो डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि एग्जाम के अंदर यदि बात कहीं पर भी कोई बात आ जाती है तो साथ में उसके बारे में छोटी सी एक लाइन लिख दो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, दो रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म ए टू न्यू कंपाउंड बाय द एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस। अब बच्चों ने पता क्या कर दिया, Na को रिएक्ट करा दिया BaCl2 के साथ। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ये बैरियम जो होता है सोडियम मोर रिएक्टिव होता है। आप एक रिएक्टिविटी, अभी हम बेसिक रिएक्टिविटी सीरीज देख रहे हैं, बट सोडियम खाली बैरियम को रिप्लेस नहीं कर सकता है। बात समझ में आई, तीनों क्वेश्चन हो चुके हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ जाती है, इसको बैलेंस भी तो करना, चलो बैलेंस और कर देते हैं, इसी में कर देते हैं बैलेंस। अब यहाँ पे देखो Na कितने आपके पास, दो है, क्लोरीन यहाँ पर कितने पास, दो है। यदि इसको मैं दो से कर दूँ तो Na भी दो गए, क्लोरीन भी दो गए। बी यहाँ पर कितने हैं, एक है। SO4 यहाँ पर कितने हैं, एक है, तो हो गया बैलेंस, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वो सिंपल, और सिंपल क्वेश्चन किया है भाई ये वाला, सच बता रहा हूँ, इससे सिंपल पेपर शायद मेरे उसमें पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक हकीकत बात बता देता हूँ। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है भाई कि ड्रॉ इज systematic representation of transportation and exchange of oxygen carbon dioxide during the transportation of blood in human. Label on it lungs, capillary, pulmonary artery, aorta, pulmonary veins. अब मेरी जो पिछली वीडियो है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में ही अरे मैं क्या उस पर लिख रहा हूँ,
मैं स्पेलिंग स्पेलिंग बहुत भूल रहा हूँ भैया। क्या है भाई, VI वीडियो, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में ही मैंने समझाया था, उसमें देख लेना कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, उसको बस उसका डायग्राम बनाना था, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेपरेट चैम्बर इन मैमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहला पॉइंट, इसको थोड़ा दूसरा पेन ले लो। पहला पॉइंट है भाई, डू नॉट mix the deoxygenated and oxygenated blood। दूसरा क्या है भाई, दूसरा हमारे पास क्या है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तीसरा है प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई। फोर्थ आपके पास मेंटेन प्रोवाइड प्रॉपर एनर्जी। ठीक है, ये कुछ 4 पॉइंट्स लिखते आप, कुछ नहीं था तो थोड़ा सा बस थोड़ा वे में लिख देते हो जाता बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों ने सबसे बड़ी गलती की है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं एक बात बता देता हूँ। वो क्वेश्चन 17 ये कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड when two or more substances react with each other, combination, decomposition, thermal, de-reacting, photolysis, displacement, double displacement, redox, oxidation and various type of reactions होते हैं, corrosion, intensity, ठीक है, जो हम अपने जीवन में देखते हैं। उसके अंदर से पहली जो रिएक्शन उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया उसने, वो कह रहा है कि why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it। यदि हम एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसके अंदर हम क्या डाल दें, आयरन नेल डाल दें, तो हमें क्या मिलता है भाई साहब, FeSO4। क्या मिलता है, FeSO4, और साथ में हमें क्या मिलता है, कॉपर। जो ये कॉपर सल्फेट होता है आपके पास ब्लू कलर का, क्या होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। और जो फेरस सल्फेट होता है आपके पास क्या होता है, पेल ग्रीन कलर का, हल्की हल्की ग्रीन कलर का, ठीक है। और कॉपर कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का। अब भाई ये जो कलर चेंज हुआ है वो कैसे हुआ, क्योंकि जो आयरन है इज मोर रिएक्टिव। क्या ये मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव होने की वजह से वो क्या कर देता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है। यानी कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। मैं आप कैसे लिखता हूँ, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इस वजह से उसको क्या कर देता है, वो रिप्लेस कर देता है। ये अपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब पता है जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं एक बात बताता हूँ, इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर आगे के लिए भी बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर कैसे करना है। जो बच्चों ने गलती करी मैं वो भी बताऊंगा, और एग्जाम के अंदर कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। और देखो मैंने क्या बोला था, MnO2 MnCl2 वाली जो रिएक्शन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी दी। ये मैं बता रहा हूँ भाई, ये मेरे इंस्टिंक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब देखो वो कह रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है और यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर लूज ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और जब कभी लूज ऑफ ऑक्सीजन होता है वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन।
हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, बट यहाँ पर हाइड्रोजन के पास क्या ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे क्या हुआ उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। सेम एज इट इज मैग्नीज के पास यहाँ पर कोई ऑक्सीजन थी, बट यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या होगा आपके पास? रिडक्शन होगा। अब इस वाले हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं थी, बट यहाँ पर क्या आ चुका है? ऑक्सीजन आ चुका है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? ऑक्सीडेशन। एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना, सच बता रहा हूं, एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को ऐसे ही एज इट इज रिप्रेजेंट करना, क्योंकि बच्चों को लिखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो लिख रहे हैं कॉपर जो होता है वो आपका रिड्यूस हुआ है। भाई कॉपर रिड्यूस थोड़ी हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। कॉपर रिड्यूस नहीं हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ। MnCl2 रिड्यूस नहीं हुआ है, MnO2 रिड्यूस हुआ है। बात समझ रहे हो? ये गलतियां की बच्चों ने, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, बहुत आसानी इजीली हो जाएगा आपके लिए याद करना। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। वो कहता है कि प्लांट लूज वाटर इन वेपर फॉर्म from the aerial part of the besides removal of excess water transportation also helps in the upward movement of all sap to regulate temperature of the part and helps it absorb. Okay, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ना आपको ये बात बता देता हूँ मैं कि एग्जाम मैंने आपसे थोड़ा एक दिन पहले भी बोल दिया था कि भाई एसेंट ऑफ सैप, ये थोड़ा यहाँ पे गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा आपका ऑफ सैप। ये अब ये क्या होता है भाई? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल एंड फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा ना एक तरीके से मान लो किताबी लैंग्वेज से बोल दिया, सीधी लैंग्वेज पढ़ते हैं कि जो वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होती है, वाटर की जो अपवर्ड मूवमेंट होती है रूट से, उसके साथ मिनरल्स भी होंगे, जो रूट से अपवर्ड मूवमेंट हो रही है वाटर एंड मिनरल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सेप्स बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला कहता है कि नेम द वेस्कुलर टिश्यू। और वेस्कुलर टिश्यू आपके पास दो है, एक तो पास आपके पास जाइलम और एक आपके पास क्या है? फ्लोएम। ये जो जाइलम होता है वो क्या करता है? कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम क्या करता है? फूड को कंडक्ट करता है। क्या करता है? फूड को कंडक्ट करता है। ठीक है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब एक बात देखो कि जब आपके पास ये चीज है, ये कब क्लोजिंग होगी, कब आपकी ओपनिंग होगी, कब होगा? जब स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, एक तो तब करेगा, यानी कि जब उसको ऑक्सीजन छोड़नी होगी, ठीक है, रिलीज करनी होगी, या CO2 को इनटेक करना होगा, तभी वो क्या करेगा? स्टोमेटा क्या होगा? ओपन होगा। क्या होगा? स्टोमेटा ओपन होगा। और स्टोमेटा को कौन गार्ड करता है? प्रोवाइड करता है गार्ड सेल। कौन प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन गार्ड सेल। दूसरा कब होगा? ट्रांसपीरेशन होगा। जब क्या होगा? ट्रांसपीरेशन। अब जैसे ही आपका जो गार्ड सेल होगा वो क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा। और जब वो स्वेल अप हो जाएगा तो यानी कि उसको एक्सेस वाटर क्या करना है? रिमूव करना है। और एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए वो स्टोमेटा के जो पोर्स है उसको क्या कर देगा? ओपन कर देगा। ठीक है, और जैसे वो पानी बाहर निकल जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे। और जैसे वो श्रिंक होंगे तो स्टोमेटा भी क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। जो मैंने बात बोली है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, बात समझ गई? इसी के साथ आपका एक पूरा पेपर सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब इस पेपर के अंदर अभी भी मैं बात बोल रहा हूँ कि इस पेपर को खुद से सोल्व करना। ठीक है, बहुत मेरी आपकी मेहरबानी होगी। मार्क्स कुछ भी आए हो बच्चे के, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, बट अभी भी मैं बात बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, जिसके भी मार्क्स कम आए हैं। ठीक है, बहुत इजी पेपर था।
यानी कि ये मान लो कि इस पेपर के अंदर, मैं इस बात को नेक्स्ट पेज पे बोल देता हूँ, इस पेपर के अंदर किसी भी बच्चे के 30 प्लस आ रहे हैं, 35 प्लस आ रही हैं, तो भाई एक्सीलेंट है। क्या वो एक्सीलेंट। 34 प्लस आ रहे हैं तो भाई गुड बोलूंगा मैं इसको। और यदि उसके बच्चे के 30 से 30 तक आ रहे हैं तो भाई वो होगा आपके पास एवरेज। और इस पेपर के अंदर यदि आपके मार्क्स बिलो 25 हैं तो सच बता रहा हूँ, यू नीड मोर हार्ड वर्क। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें। इस पेपर के अंदर यदि किसी बच्चे के बिलो 25 आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको पूरा रिव्यू दे दिया, पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। अभी भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को दोबारा एक बार जरूर देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच।